नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। क्या ट्रंप फिर से पीछे हटने लगा है? आप जानते हैं कि अभी कल उसने धमकी दी है और बेहद गंदे लफ्जों में जो धमकी दी थी उसका मतलब सिंपल सा ये था कि अगर 48 घंटों के भीतर भीतर नहीं खुला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज तो हम ईरान के ऊपर जबरदस्त बम बरसाएंगे, पावर प्लांट उड़ा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अब उसका नतीजा क्या हो सकता है उस पर तो आगे बात कर लेंगे, लेकिन अभी जो राइटर्स में खबर आ रही है, एक बार फिर से लगातार बात चलने लगी है कि सीज फायर हो सकता है, समझौता हो सकता है। राइटर्स में खबर यह आ रही है कि दोनों पक्षों में बातचीत हो रही है। पाकिस्तान और टर्की और इजिप्ट, ये तीन कंट्रीज हैं जो लगातार मदद कर रही हैं, मैसेज यहां से वहां पहुंचा रही हैं। और विटकॉफ के साथ अराक्ची जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनकी सीधी बात हो रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये राइटर्स कह रहा है। और राइटर्स ने यह भी कहा है कि ईरान ने अपनी तरफ से यह कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बिना मुआवजा लिए हम नहीं खोलेंगे, पहली बात। और दूसरी बात कि उन 15 शर्तों पर हम कतई नहीं मानेंगे जो पाकिस्तान को अमेरिका ने सौंपी थी। अगर कोई ऐसा समझौता होता है जिसमें ईरान की बातें भी मानी जाती हैं तब तो ठीक है, वरना लड़ाई लंबी चलेगी। देखिए, मैं आपको बहुत क्लियर बताऊं कि ईरान इस बात के लिए पूरी तरह से तैयार है कि लड़ाई लंबी चलेगी। इस बात के लिए भी तैयार है कि इस लंबी लड़ाई में काफी सारा नुकसान ईरान का हो सकता है। बाकी बातों पर चले इससे पहले देखें कि मान लें ये जो राइटर्स में लिखा है ये सब ऐसे ही है और 48 घंटे बाद, मतलब आज 6 अप्रैल को शाम 5 बजे ये वीडियो रिलीज होगा और उसके बाद जब ईरान में रात होगी तो जबरदस्त हमला वहां हो सकता है, मान लें, जैसा कि ट्रंप ने कहा है। और इस हमले में सारे पावर प्लांट उड़ा दिए जाते हैं। मान लीजिए कि इस हमले में खर्क पर भी हमला होता है और ईरान के लिए ऑयल अपना बेच पाना मुश्किल हो जाता है। इसका नतीजा क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप इसको समझना बेहद जरूरी है। बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन बड़ी बड़ी बातों के पीछे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उनको समझना बेहद जरूरी होता है। तो मान लीजिए कि अमेरिका ने, ट्रंप ने जो धमकी दी थी वो पूरी करके दिखा दी और ये सारा कुछ ईरान में हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद का चेन रिएक्शन क्या होगा, उसको समझना बेहद जरूरी है। यह सब होगा, इसका मतलब कि ईरान के अंदर ईरान की आबादी अंधेरे में डूब जाएगी और वर्ल्ड मार्केट में ईरान का तेल पहुंचना बंद हो जाएगा। लेकिन क्या मामला यहीं पर रुक जाएगा? जाहिर है मामला यहां पर नहीं रुकेगा। ईरान पलटकर हमला करेगा और यह हमला गल्फ कंट्रीज के ऊपर भी होगा और यह हमला इजराइल के ऊपर भी होगा। और किन चीजों पर हमला करेगा? इस बार वो स्पेसिफिकली पावर प्लांट्स पर हमला करेगा। नक्शा जारी कर चुका है कि हंडाला ने वो नक्शा जारी किया था जिसमें इजराइल का पूरा वाटर मैप और इलेक्ट्रिसिटी मैप था, और केवल इजराइल का नहीं, तकरीबन पूरे मिडिल ईस्ट का, यानी यूएई, बहरीन, सऊदी अरबिया, जॉर्डन, ये सारी जितनी कंट्रीज हैं, कुवैत जो बिल्कुल करीब की कंट्री है, इन सारे देशों के पावर प्लांट्स पर और जो ऑयल रिजर्व्स हैं, जो ऑयल कंपनीज हैं जहां से तेल निकालकर भेजा जाता है, रिफाइनरीज हैं, इन सब के ऊपर ईरान हमला करेगा और इजराइल के पावर, वाटर और रिफाइनरी तीनों पर हमला करेगा। जिस तरह से उसने दिमोना के करीब हमला किया था, जिस तरह से उसने नेगेव में हमला करके पूरी की पूरी ड्रोन फैक्ट्री उड़ा दी है, जो अब कंफर्म हो चुका है, उससे यह तो क्लियर है कि उसके पास निशाने भी हैं और उन निशानों को कामयाब बनाने के लिए हथियार भी हैं। ईरान ने बार बार कहा है कि अभी आपको पता नहीं है हमारे पास कौन कौन से हथियार हैं। यानी अगला स्टेप यह होगा कि पूरे मिडिल ईस्ट में बिजली की प्रॉब्लम पैदा होगी, पूरे मिडिल ईस्ट में पानी की प्रॉब्लम पैदा हो सकती है और पूरे मिडिल ईस्ट में, जिसमें इजराइल भी शामिल है, रिफाइनरीज बंद हो सकती हैं। इसका मतलब यह होगा कि इंटरनेशनल सप्लाई जो यहां से हो रही है, जो भी अभी तेल बाहर जा रहा है, गैस बाहर जा रहा है, वो भी जाना मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सीधा सीधा यह होगा कि पूरी दुनिया में ऑयल की सप्लाई बेहद कम होगी, गैस की सप्लाई कम होगी और प्राइसेस बढ़ जाएंगी, $200-250 तक पहुंच सकती हैं। इसका मतलब यह हुआ दुनिया की इकॉनमी भी तबाह होगी और अमेरिका की इकॉनमी भी तबाह होगी। बाकी जो होगा वो तो होगा। अगर प्योर बिजनेस के लिहाज से देखें तो इतना तो होगा ही अगर अमेरिका करता है, और इस बात को गल्फ स्टेट्स भी जानते हैं, इस बात को अमेरिका भी जानता है। अमेरिका में तो अब हालत ये है कि जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, गवर्नर है वहां के एक प्रांत के, गवर्नर प्रिस्केन,
उनका बयान आया कि जो 25th अमेंडमेंट है वो लगाया जाना चाहिए। 25th अमेंडमेंट का मतलब यह है कि हमारा जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, वो काम करने लायक नहीं है, उसका दिमागी तवाजुन खराब हो चुका है, बिगड़ चुका है और उसको उसकी कुर्सी से हटा दिया जाना चाहिए। 2-3 सीनेटर इसकी बात कर चुके हैं, एक गवर्नर बात कर चुके हैं। यानी अमेरिका में पहले से यह चर्चा आम है कि ट्रंप को अगर नहीं हटाया गया तो अमेरिका तबाह हो जाए। लेकिन अमेरिका से ज्यादा गल्फ कंट्रीज इस बात को जानती हैं कि अगर पावर का पूरा सेक्टर डिस्टर्ब हुआ, पानी का सेक्टर डिस्टर्ब हुआ, ऑयल प्रोडक्शन डिस्टर्ब हुआ, रिफाइनरी डिस्टर्ब हुई, इसका मतलब यह है कि उनकी इकोनॉमीज तबाह हो जाएंगी। टूरिज्म तो वैसे ही बंद पड़ा हुआ है, टूरिस्ट तो आ नहीं रहे हैं और दो ही तरह से पैसे आते हैं, टूरिज्म से पैसे आते हैं और ऑयल से पैसे आते हैं। टूरिज्म पहले से बंद पड़ा हुआ है, ऑयल भी अगर बंद हो गया तो ये इकोनॉमी तबाह हो जाएंगी, इनको दोबारा खड़ा होना बेहद मुश्किल हो जाएगा। और ये सब होने का मतलब है कि सीज फायर की सारी उम्मीदें खत्म हो जाएंगी, बरसों बरस लड़ाई चलेगी। बरसों बरस लड़ाई चलने का मतलब यह है कि पूरा इलाका पूरी तरह से तबाह होगा और इजराइल के तो अपने वजूद पर भी खतरा आ सकता है। इसलिए राइटर वाली जो खबर है उसको इस समझदारी के साथ जब पढ़ा जाएगा तब समझ में आएगा कि शायद गल्फ कंट्रीज और बाकी सब पूरे तरीके से ट्रंप को इस बात से रोकने पर भी लगे हुए हो सकते हैं कि भाई हमला करो, ठीक है, लेकिन इस तरह का हमला ना करो। पहले ही रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज और बाकी सब पे हमले हो रहे हैं। अमेरिका और इजराइल बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं कि वो केवल मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और बाकी सारी चीजों पर हमला कर रहे हैं। जो वीडियो इस समय आप देख रहे हैं इसके साथ अंग्रेजी सबटाइटल भी है, आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये महिला क्या कह रही हैं। ये बता रही हैं कि एक घर पर हमला हुआ है जहां पूरा परिवार रहता था, वहां बच्चे मारे गए हैं, घर के लोग मारे गए हैं और एक अच्छी खासी रेजिडेंशियल रिहायशी बिल्डिंग को तबाह कर दिया गया है। और ये इकलौती बिल्डिंग नहीं है, पूरे अगर ईरान की बात करें तो कहा जा रहा है कि 15,000 के आसपास रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को तबाह किया गया है। कुम में, इस्फहान में, तेहरान में, शिराज में, तमाम सारी जगहों पर इस तरह के हमले हुए हैं। तो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पे तो ये पहले से हमला कर रहे हैं और ये भी अब क्लियर है। सुबह मैंने आपको बताया था, फ्रांस 24 ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि कुवैत की जमीन का इस्तेमाल हुआ था ईरान पर हमले का। इसी तरह यूएई और सऊदी की जमीन के इस्तेमाल की भी बात है, बहरीन की जमीन के इस्तेमाल की बात है। तो इन सारे मुल्कों से ईरान के ऊपर हमला हो रहा है, इसीलिए ईरान इनको लेजिटिमेट टारगेट कर रहा है। ये सब तो है, लेकिन अगर ये अगले लेवल पे गया और वाकई ईरान के पावर प्लांट्स और ऑयल स्ट्रक्चर्स को तबाह किया गया तो इसका क्या असर हो सकता है वो मैंने आपको बताया। और शायद उसी असर के डर से गल्फ कंट्रीज और बाकी सब किसी भी तरह से इसको टालना चाहते हैं। इसलिए जो बात आ रही है वो 45 डेज के यानी 45 दिन के एक सीज फायर की बात आ रही है। अब देखिए, ईरान पहले 2-3 बातें कह चुका है। पहली बात तो यह कह चुका है कि हम किसी सीज फायर के लिए तैयार नहीं होंगे। सीज फायर के लिए तैयार नहीं होने का मतलब यह है कि फाइनली जंग हमेशा हमेशा के लिए रुके। सीज फायर ना हो कि 45 दिन आप फिर तैयारी करें और 45 दिन बाद आप फिर से शुरू कर दें हमला। एक बार लड़ाई खत्म हो तो खत्म हो, ताकि रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो सके, ताकि इकोनॉमी लाइन पे आ सके। पहली बात तो ये ईरान ने कही। दूसरी बात स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेके है, जिसको नाक का सवाल बना के बैठा हुआ है ट्रंप, और नाक का सवाल ईरान ने भी बनाया हुआ है। तो ईरान बहुत क्लियर कर चुका है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ऐसे ही नहीं खुलेगा। उसका कहना है कि इस जंग में हमारा जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की जब तक भरपाई नहीं होती है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज नहीं खुलेगा। इसके दो मानी है। पहला मानी तो यह है कि ईरान को वो मुआवजा दिया जाए जो उसका नुकसान हुआ है। यह मुआवजा डायरेक्ट हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है कि ईरान के एसेट्स जो दुनिया भर में सीज किए गए हैं, फ्रीज किए गए हैं, वो ईरान को वापस कर दिए जाएं। एक मुआवजे का तरीका यह हो सकता है। दूसरा मुआवजे का तरीका यह हो सकता है कि कुछ वक्त के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर टाल वसूलने का अधिकार ईरान को दिया जाए। वो टाल वसूल सके ताकि इस जंग में जो उसके नुकसान हुए हैं उस नुकसान की भरपाई हो सके। अभी कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से 3 या 4 अप्रैल को एक मीटिंग हुई है जिसमें डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर लेवल के लोग थे, ओमान के और ईरान के। ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो है वो ईरान के टेरिटोरियल वाटर में है और ओमान के टेरिटोरियल वाटर में है। तो जो भी वहां के लिए नियम बनेगा वो ओमान के साथ मिलकर बनाएंगे। अगर टॉल लगेगा तो टॉल ओमान के साथ मिलकर शेयर करेंगे। तो 2 चीजें हैं कि या तो उसको मुआवजा अभी दिया जाए और या मुआवजा इस रूप में दिया जाए कि वो टॉल वसूली कर सके तब तक जब तक उसका नुकसान पूरा नहीं होता है। एक तीसरी बात है जो कल कालीबाफ साहब का ट्वीट पढ़कर आप देख सकते हैं।
ये ट्वीट मेरे ख्याल से 5 तारीख का ट्वीट है, ये हाँ कल का ट्वीट है, ये आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। इस ट्वीट में उनका कहना है, जो कुछ कहना है वो आप पढ़ लीजिए, लेकिन अगर इसको आपको बिटवीन द लाइंस पढ़ना आता है, आपको समझना आता है, लिखे हुए का मानी समझना आता है, तो इसका मतलब बहुत साफ है। उनका कहना है कि अगर आपको सीज फायर चाहिए, अगर आपको जंग रोकनी है, अगर कोई डील करनी है, तो वो इज्जत के साथ होती है। गाली गलौज और बदतमीजी के साथ कोई डील नहीं होती। आप गाली गलौज करेंगे, बदतमीजी करेंगे, तो ईरानी अना उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। देखिए, ईरान की अना के बारे में कुछ चीजें समझना बहुत जरूरी है। मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब ने लिखा है अपनी आत्मकथा में ईरानियों के बारे में कि ऐसे तो बड़े शरीफ होते हैं और लायल होते हैं, कभी आपको धोखा नहीं देते हैं, लेकिन बदतमीजी बर्दाश्त नहीं कर सकते। उनकी अना इतनी होती है कि आपको उनसे हमेशा इज्जत से बात करनी होती। जो भी कल्चर पुराने होते हैं, उनके पास अपनी एक अना होती है। ये जिस तरह की बदतमीजी, जिस तरह की गाली गलौज कर रहे हैं, उसके सामने ईरानी मर जाना पसंद करेगा, सर झुकाना पसंद नहीं करेगा। इसलिए अगर कोई डायलॉग होना है तो सबसे पहले ट्रंप को अपनी जबान कंट्रोल करना सीखना होगा। यह जानना होगा उसको कि 10-12 जहाज एक दिन में ईरान उसकी गिरा चुका है। हवा नहीं है, हलवा नहीं है कि आप आएंगे, सब बर्बाद करेंगे और चले जाएंगे। आप आएंगे, बर्बाद करेंगे, आप बर्बाद कर सकते हैं, बर्बादी के बहुत सारे हथियार आपने बनाए हैं, लेकिन उस बर्बादी का एक बड़ा हिस्सा आपको भी चुकाना पड़ेगा। $400 मिलियन के जहाज एक दिन में गिराए हैं ईरान ने। तो आप आएंगे तो 2-4 हजार मिलियन के जहाज आपके गिरेंगे, 200-400 लोग भी मरेंगे आपके, और आपके जो बिजनेस इंटरेस्ट हैं मिडिल ईस्ट के अंदर, उनको भी जबरदस्त नुकसान पहुंचेगा। आपके यहां कार में जो गैस भराई जाती है उसकी कीमत डबल हो ही चुकी है, और इस तमाशे का मतलब होगा वो कई गुनी हो जाएगी। आपके खिलाफ पूरे अमेरिका में माहौल बनेगा, और कौन जाने कि आपका तख्तोताज भी छीन लिया जाए। तो मुझे नहीं लगता कि बिना किसी मुआवजे के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने पर ईरान सीधे सीधे तैयार होगा। एक बार ये आना, कल्चर, सब कुछ छोड़ दीजिए, सिर्फ सीधी पॉलिटिक्स की बात समझिए। अगर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बिना किसी बड़े मुआवजे के या बिना किसी बड़े हासिल के ईरान छोड़ देता है, तो ईरान की जनता में क्या संदेश जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ ईरान, हुकूमत ईरान ने हार मान लिया, सरेंडर कर दिया। और अगर यह संदेश गया तो आप ये समझ लीजिए कि जो रिजीम आज तक चेंज नहीं हो पाई, अमेरिका नहीं कर पाया। अमेरिका में क्यों कह रहा हूं नहीं कर पाया? क्योंकि ट्रंप ने कल अपने भाषण में यह भी मान लिया है और यह खुद कहा है कि मैंने ढेर सारी गन्स वहां पे भेजी, अ लॉट ऑफ गन्स वहां पर भेजी। क्यों भेजी? जिस समय ईरान में एहतजाज चल रहा था, विरोध चल रहा था कीमतें बढ़ने के खिलाफ, उस समय CIA और मोसाद के लोग वहां पर एक्टिव हुए, और ट्रंप का कहना है कि उसने ढेर सारा हथियार ईरान भिजवाया ताकि ईरान में रजीम चेंज हो सके, ईरान की सरकार को बदला जा सके। लेकिन उसका कहना है कि यह हथियार कुर्दों के पास पहुंच गए। लेकिन जो बात है वो ये है कि आपने रजीम चेंज करने के लिए हथियार भेजे थे, यही बात ईरान कह रहा था और आपने ये बात मान ली। और हम सब इस बात को कह रहे थे कि विरोध करना तो जनता का हथियार है, लेकिन अगर जनता का एक हिस्सा हथियार उठा लेगा सरकार के खिलाफ, तो सरकार के पास उसको गिरफ्तार करने, उसको पकड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं बच जाता है, चाहे कहीं की भी गवर्नमेंट हो। तो ट्रंप ने खुद मान लिया उस बात को। खैर, जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि ट्रंप ने इतनी कोशिशें कर ली, रेजिम चेंज नहीं हुआ, लेकिन अगर ईरान की यह सरकार हार मान लेगी तो समझिए रेजिम चेंज हो जाएगा। इसलिए इस तरह से हार तो ईरान नहीं मानेगा। कोई डील होगी तो सैंक्शन हटाने के अलावा भी अमेरिका को कुछ न कुछ देना पड़ेगा। एक और मजेदार चीज है जिसको समझना चाहिए और बहुत जरूरी है उसको समझना। सऊदी अरबिया को लेकर बहुत सारी बातें की जाती हैं। आप देखिए, अगर ईरान के ऊपर सैंक्शन हटेगा तो क्या होगा? ईरान का तेल मार्केट में जाएगा। ईरान का तेल मार्केट में जाएगा तो क्या होगा? मार्केट में तेल की सप्लाई बढ़ जाएगी। तेल की सप्लाई बढ़ने का मतलब क्या होता है कि तेल की प्राइस मार्केट में घट जाएगी। 60-65 चल रही थी जब यह जंग शुरू हुई है, वो घट के 30-40 तक पहुंच सकती है अगर ईरान को अपना तेल खुले बाजार में बेचने की इजाजत मिल जाएगी। अब ये इजाजत अगर मिल गई ईरान को तो तेल की प्राइस नीचे चली जाएगी, ये बिल्कुल क्लियर है। सऊदी अरबिया की दिक्कत यह है कि अगर यह हो जाता है तो उसके ऑयल की प्राइस गिर जाएगी, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। वैसे भी सऊदी अरबिया की फाइनेंशियल हालत बहुत अच्छी नहीं है,
जो वो एक सिटी बना रहे थे, जो दुनिया की सबसे अलग तरह की सिटी होगी, उससे उनको पीछे हटना पड़ा है। कई सारे कॉन्ट्रैक्ट बीच में रोकने पड़े हैं। और अगर आयल बढ़ गया, मार्केट में सप्लाई बढ़ गई और आयल की प्राइसेस गिर गई, तो सऊदी अरब के लिए और दिक्कत होगी। और यह दिक्कत सिर्फ सऊदी अरब के लिए नहीं होगी, यह दिक्कत यूएई के लिए भी होगी। यूएई के जो एक अनवर गर्गाश हैं, जिनके लगातार बयान आते रहते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि यूएई के राष्ट्रपति के सलाहकार हैं, वो लगातार एक बात कह रहे हैं कि सीज फायर हो, कोई दिक्कत नहीं है, जंग रुक जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ईरान को पूरी तरह से रोक लेना चाहिए। ईरान मिसाइल नहीं बना पाए, ईरान ये नहीं कर पाए, ईरान वो नहीं कर पाए। जितनी इजराइल की शर्तें हैं वो सारी शर्तें दोहराते रहते हैं। मतलब ईरान को इतना कमजोर करके छोड़ा जाना चाहिए कि वो हमारे लिए खतरा न रह जाए। भाई जरा सा मुल्क है आपका यूएई, ईरान अपने होने से अपने आप में आपके लिए खतरा है। ईरान का मुकाबला आप किसी लेवल पर जाकर नहीं कर पाएंगे। बिजनेस में शायद कर सकते हैं, उसमें भी अगर सैंक्शन हट जाए तो बिजनेस में भी ईरान का मुकाबला करना आपके लिए आसान नहीं होगा। एजुकेशन, कल्चर और बाकी आर्मी वार्मी तो छोड़ ही दीजिए। अब जब ये बातें करते हैं अनवर गर्गाश, तो साफ लगता है कि यूएई की गवर्नमेंट अमेरिका से असल में यह कह रही है कि अभी समझौता मत करो, लगातार हमले जारी रखो, ईरान को कमजोर करते रहो। और यही बात जब कोई अखबार छाप देता है, कहीं और आ जाता है, तो अरब लीडर्स कहने लगते हैं नहीं नहीं, हमने कुछ ऐसा नहीं कहा है। लेकिन सिर्फ आप अनवर गर्गाश के ट्विटर को जाकर देख लीजिए, उनके बयानात को पढ़ लीजिए, तो बहुत साफ लगता है। जैसे वो कहते हैं कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए अमेरिका किसी ताकत का इस्तेमाल करता है तो हम उसमें शामिल होने को तैयार हैं। अब आप देखिए, बाकायदा यूएन में यह प्रपोजल गया था, फ्रांस ने इसके खिलाफ वोट दिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। यूरोप की कंट्रीज ईरान से बात कर रही हैं, अपने लिए रास्ता निकाल रही हैं। यहां तक बयान आया ईरान का कि इजराइल और अमेरिका को छोड़कर बाकी सबके लिए खुला हुआ है। लेकिन इन साहब को अमेरिका के साथ मिलकर ईरान से लड़ना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाने के लिए। अकेले लड़के खुलवा लीजिए, इतनी ताकत है तो। उसके बाद इनकी बातें आप देखिए कि ईरान जो कुछ कर रहा है वो हमें अमेरिका के और करीब ले जा रहा है। भैया और कितने करीब जाओगे तुम? इजराइल और अमेरिका के गोद में तो पहले से बैठे हुए हो। बिना इजराइल और अमेरिका के तुम्हारी कोई हैसियत ही नहीं है। और कितने करीब जाओगे? तुम तो पहले से करीब थे। तुमने अमेरिका की गुलामी के अलावा और कौन सा रास्ता आज तक तलाशा है कि ईरान के कुछ किए से तुम अमेरिका के करीब जा रहे हो? तो इस तरह के जो बयानात आते हैं, इस तरह की जो बातें होती हैं, उससे एक बात समझ में आ रही है कि कई सारे अरब मुल्क इस बात से भी डरे हुए हैं कि अगर ईरान से सैंक्शन हट गए, अगर ईरान मुख्य धारा में आ गया, अगर ईरान अपना तेल ओपन मार्केट में बेचने लगा, अगर ईरान स्विफ्ट के साथ जुड़ गया, यानी जो वीजा कार्ड वगैरह हमारे होते हैं वहां चलने लगे, मेन स्ट्रीम अगर ईरान हो गया, तो इनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ईरान इनसे ज्यादा अमीर हो सकता है, ईरान इनसे ज्यादा ताकतवर हो सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, तेल तो ईरान के पास ज्यादा है ही। अगर आप टूरिज्म की बात करेंगे, जिसको इन लोगों ने बहुत प्रमोट किया है, तो ईरान के पास इतनी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, ईरान के पास समंदर है, ईरान के पास रेगिस्तान है, पहाड़ हैं, जंगल है, सब कुछ है। और इसके अलावा शिराज जैसा, इस्फहान जैसा हिस्टोरिकल इलाका है जहां एक से एक हिस्टोरिकल चीजें हैं। तो जाहिर है कि वहां भी टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर ये देश डरे हुए हैं तो ये बात समझ में आती है। लेकिन अभी जो फिलहाल हालात हैं उसमें इस डर से कुछ खास होने वाला नहीं है। अगर समझौता हो रहा है तो अमेरिका को ईरान को ढेर सारी छूटें देनी पड़ेंगी, और अगर लड़ाई चलती है तो ये लंबी चलेगी, और इस लड़ाई में गल्फ नेशंस और इजराइल का भी नुकसान उतना ही होगा जितना ईरान का होगा, इतना पक्का है। उधर अगर गजा की थोड़ी सी बात कर लें, एक वीडियो था मेरे पास जिसमें बच्चे खेल रहे हैं, और ये वीडियो गजा के अभी के हालात के बारे में सब कह देता है कि ठीक है, तबाही है, परेशानी है, लेकिन उन सब के बीच जिंदगी शुरू करने की कोशिश की जा रही है। इजराइल लगातार हमले कर रहा है, बहुत सारी परेशानियां हैं, वो बार बार बताने में खुद को घबराहट होती है। एक बड़ी खबर यह है कि हमास ने बिल्कुल क्लियर किया है कि वो अपना हथियार नहीं छोड़ेगा। जब तक इजराइल पूरी तरह से गजा से बाहर नहीं जाता है, हमास अपना हथियार नहीं छोड़ेगा। हिजबुल्लाह का हथियार छुड़ाने के लिए बड़ी ताकत लगाई थी। आप जानते हैं इजराइल ने लड़ाई 1 महीने से छिड़ी हुई है, और उसके बाद आईडीएफ ने कह दिया कि हम हिजबुल्लाह का हथियार नहीं छुड़ा पाएंगे, और हमास यहां कह रहा है कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे। ईरान वहां लगातार इजराइल पर हमले कर ही रहा है। तो सवाल बहुत छोटा सा है कि ये फॉरएवर वॉर की पॉलिसी जो थी नेतन्याहू की, ये फेल अगर नहीं हुई है तो क्या हुआ है?
क्या हासिल कर पाया है नेतन्याहू पिछले 2-3 सालों से लगातार जंग में रहकर? यह सवाल मैं तो पूछ ही रहा हूं, अब इजराइल की जनता भी पूछ रही है। तो 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। पहली बात, आज की रात बेहद इंपॉर्टेंट है, बड़ा हमला हो सकता है। फिर दोहरा दूं, आज 6 अप्रैल है। आज 6 अप्रैल की रात बेहद खतरनाक हो सकती है, बड़ा हमला हो सकता है। दूसरा, राइटर्स की खबर यह इशारा कर रही है कि बैकग्राउंड में काफी सारी बातें चल रही हैं, इसलिए आज रात आपको फिर से ट्रंप का एक बयान कोई आ सकता है जिसमें सीज फायर की या फिर अच्छी तरह से बातचीत चलने की बात हो। और तीसरी बात यह कि जंग अगर ये लंबी चलती है तो मिडिल ईस्ट के साथ साथ सारी दुनिया के लिए बेहद खतरनाक होगी। इसलिए हम लोगों को तो यही दुआ करनी चाहिए कि जंग जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, ट्रंप को बुद्धि आए। तो आज के लिए इतना ही। देखते रहिए हमारे वीडियो, शेयर करते रहिए, और अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बाकी जैसे जैसे जो डेवलपमेंट होगा मैं लगातार आपको अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।